क्या बोलते हैं, क्या है, क्या शॉर्टकट है, खास करके कंप्यूटर का, बाकी सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ। कंप्यूटर में यही चीज है कि आपका सबसे पहले जो हम लोग इसको बोलते हैं हॉट की, ये हॉट की मतलब आप ऐसे कौन से की को कॉम्बिनेशन करेंगे, कौन कौन से की को, कि आपका काम और फास्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सिंपल से एग्जांपल है कि अभी आपने कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, ठीक है। अब आप गए किसी टाइपिस्ट के पास, तो आपके बोलने की स्पीड अलग होगी, उसकी टाइप करने की स्पीड अलग होगी। अब अगर आप बोल रहे हैं नॉर्मली और वो टाइप नहीं कर पा रहा है, तो सोचिए फिर कैसा फील होता है कि नहीं। तो ये बताता है आपकी स्किल को। अब आपने बोला कि आपको सिर्फ कॉपी करना है, अब तो कॉपी करने के लिए मैटर कर रहा है कि पहले सेलेक्ट किया माउस से, फिर उसको राइट क्लिक किया, फिर वो कॉपी बटन दबाएगा, उसके बाद जाकर के पेस्ट करने के लिए, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। आप कितना फास्ट कर सकते हैं इस पे बेस है आपका कंपटीशन। और अभी जो मॉडर्न जो चल रहा है चैट जीपीटी, वो क्या कर रहा है कि उसके बाद जितने सोर्सेस उसमें लिस्ट कर दिए गए हैं, उन सोर्सेस में से वो आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देता है। ये चैट जीपीटी है, मॉडर्न एआई टूल है। क्लियर। तो हम आते हैं वापस अपने ईमेल को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ईमेल से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, स्टार्ट करेंगे। ईमेल, कंप्यूटर में सिर्फ ईमेल होता है, ये आपका डिजिटल एड्रेस है। क्या है? डिजिटल एड्रेस है। आप तक पहुंचने का डिजिटल एड्रेस है विद इन सेकेंड। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे ही आप किसी को सेंड करेंगे, क्या होता है, तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा आपके अकाउंट में, और उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? इनबॉक्स। ओके। और जो आप ईमेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंड बॉक्स। ये ओके। ज्यादातर चीजें जो है आपको इनरोल रहता है। इनबॉक्स बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का ईमेल सर्विस ओपन करें, चाहे जीमेल हो, रेडिट में हो, आपको इनबॉक्स दिखाएगा पहले कि आपको कितने मेल मिले हैं। आपने किसको भेजा है वो नहीं दिखाता, उसको आपको मैन्युअली ओपन करना पड़ता है। जो आप भेजेंगे वो यहाँ दिखेगा, जो आपको आएगा वो यहाँ दिखेगा। क्लियर है? इसके लिए सिर्फ आपको क्या चीज चाहिए? इसके लिए आपको सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस को कलर में 3 प्रकार में बांटा, 3 भाग में बांट दिया था। सबसे पहला क्या होता है? यूजर नेम, ये आप तय करते हैं। यूजर नेम आप तय करते हैं। उसके बाद ये जो 8 के बाद में इधर रहता है डॉट के बाद में, ये आप तय नहीं करते। ये जिस भी सर्विस प्रोवाइडर को आप हायर करते हैं अपने लिए, उससे तय होता है कि क्या है। जैसे कि gmail.com, ये आपने गूगल मेल की सर्विस यूज किया, इस कारण से आपका जो ईमेल है उसमें @gmail.com लगा। अगर आप उसी जगह रेडिट मेल यूज करेंगे तो redditmail.com लगेगा, याहू करेंगे तो yahoo.com या yahoo.co.in लगेगा। क्लियर है? और आउटलुक यूज करते हैं, जो पहले हॉटमेल था, तो outlook.com। क्लियर? तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर यूज करेंगे तो ये उसका, और ये कॉम बताता है कि वो कमर्शियल वेबसाइट है। क्या है? कमर्शियल। इसी तरीके से .org ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब नॉन प्रॉफिट। .in इंडिया के लिए है। तो हर का जो एक्सटेंशन है वो इसी से तय होता है कि वो कौन से टाइप का वेबसाइट है या ईमेल एड्रेस है। तो जो स्कूल और स्पैम आप पता है इसी के साथ है। अब ये तो हो गया आपका ईमेल एड्रेस। क्या है? ईमेल एड्रेस। अब पर्टिकुलर किसी ईमेल एड्रेस, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेज दिया, रैंडम भेज दिया जिसको आप नहीं जानते, और उसमें कुछ भी सस्पिशियस लाइन है या मलिशियस लाइन है, या जिसका सेंडर जो है वो अपराधिक नहीं है, तो ऐसे को क्या करता है गूगल? ऑटोमेटिक फिल्टर करता है कि अगर ये जो ईमेल एड्रेस गिवन है उसे वो ऑथराइज्ड नहीं है या वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं आता है, तो उसको अलग फिल्टर करके निकाल देगा, और उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है? अलग फिल्टर करके निकाल देगा, उसे बोलते हैं स्पैम। अब ये जरूरी नहीं है कि सब
सभी जो है स्पैम है। इसमें वो भी आ जाते हैं जो कि काम की चीजें रहती हैं, जैसे कि ओटीपी आता है। ओटीपी भी तो है आपके क्रेडेंशियल के लिए। ओटीपी स्पैम में नहीं आएगा नहीं। कई बार क्या होता है कि जो सेंडर होता है, सेंडर ऑथराइज नहीं कर पाता सेंडर को, क्योंकि देखिएगा जब भी ईमेल आता है कुछ इस तरीके से, तो वहां पर ये नो रिप्लाई कुछ इस टाइप के पैटर्न पे आता है। यूजर नेम क्या लिखा है, नो रिप्लाई। क्लियर? तो एक्चुअली में है क्या, एल्गोरिथम है। गूगल के पास क्या है, एल्गोरिथम चल रहा है। वो एल्गोरिथम फिल्टर करता है कि कौन सोशल मीडिया से रिलेटेड है और कौन जंक से रिलेटेड है। वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। गूगल क्या कर रहा है, उसे फिल्टर कर रहा है। फिल्टर करने के बाद तीन कैटेगरी में कर दिया। सबसे पहले तो आपके जो सोशल मीडिया के जो ईमेल्स हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, उसे कहाँ डाल दिया, अलग क्लासिफाई कर दिया, उसने कैटेगराइज कर दिया। दूसरा एक नॉर्मल आपका इनबॉक्स होता है जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है स्पैम। नहीं, स्पैम इसमें मतलब जो आपका ऑथराइज नहीं लगता है, गूगल को जो ऑथराइज्ड ईमेल नहीं लगता है और जिसके जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है, उसे लगता है कि इससे डेटा चोरी हो सकता है, इस लिंक में क्लिक करने से कुछ हार्मफुल हो सकता है, जिसका ईमेल आईडी है, तो उसको क्या करता है, वो कैटेगराइज करके स्पैम में डाल देता है। वो तो रिसाइकल भी है ना, इसका मेल पर, हाँ मेल पर उसी में जाता है। जब डिलीट करते हैं तो फ्लैश में चले जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको कैटेगराइज करके स्पैम में डालता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरी चीज जो बैंक का है, जो हमारे काम के लिए है, या कुछ ओटीपी वगैरह आता है, वो स्पैम में चला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप एक बार स्पैम की चेक कर लें। तो ऑटोमेटिक फिल्टर सिस्टम है। किसी को अपन ने मेल किया, हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको हम वापस से डिलीट कर दें। आपके एंड से एक बार चला गया, डिलीट ऑप्शन है, हाँ डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरीवन। हाँ, एवरीवन जैसे कि बात है, वो दोनों के हट जाए। नो ऐसा नहीं है। ऐसा ईमेल में है, जैसे किसी को अपन मेल ईमेल में आपने एक बार सेंड कर दिया, आपके हाथ से सब चीज चला गया। आप सिर्फ अपने सेंड बॉक्स के मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, सामने वाले को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, जब आप यही चीज व्हाट्सएप में करते हैं ना, तो वहां पर डिलीट फॉर मी एंड डिलीट फॉर एवरीवन जो ऑप्शन आता है, वो सिर्फ क्या है, आपके एंड से डिलीट होता है और सामने वाले को डिलीटेड दिखाता है, आपको भी डिलीटेड दिखाता है ना। डिलीट फॉर मी करेंगे तब तो हटा देता है वहां से, लेकिन डिलीट फॉर एवरीवन करेंगे तो दोनों जगह दिखता है कि मैसेज डिलीट हुआ है, ठीक है। लेकिन उस सर्वर पे डिलीट नहीं होता। हम लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, अब अगर ये आप स्टैंडर्ड व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके जगह आप जीपी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वहां पर डिलीटेड मैसेज को भी शो करना है। तो सामने वाले का भी खुद करते हैं, ठीक है, सामने वाले को बता देगा कि आपने क्या लिख कर डिलीट किया था। और अभी तो ऑफिशियली व्हाट्सएप ने क्या किया है कि वो स्टैंडर्ड वर्जन है और दूसरा बिजनेस वर्जन है, ये दो चला रहा है, क्लियर है। तो ईमेल आईडी में क्या होना चाहिए, हमारे पास एक मैसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। दूसरा एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो मीडिया में है, जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं वो क्या है, गूगल मेल मोस्टली यूज करते हैं। गूगल की एप्लीकेशन है। पहले दूसरे का था, लेकिन उन्होंने खरीद लिया, क्लियर। सेंडर मैसेज रिसीवर ये होना चाहिए। तो सेंडर में हमारा आईपी एड्रेस आ जाएगा, एक्चुअली ये ईमेल एड्रेस आएगा, और यहाँ पर रिसीवर का ईमेल एड्रेस आ जाएगा। बस आपको सिर्फ ईमेल पता होना चाहिए, बाकी ड्रॉपिंग जो मैसेज है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। न्यू करने के लिए आपको कंपोज ऑप्शन में जाना पड़ता है। अटैचमेंट्स कितना हो सकता है, अटैचमेंट्स, फाइल को, हाँ फाइल अटैचमेंट्स। अगर हम बोले कि 2 फाइल अटैच करना है या 3 फाइल करना है, ऐसी कोई संख्या है नहीं है, ऑप्शन तो ये ऐसा कोई संख्या नहीं है।
अटैचमेंट करने के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं है कि आप कितने फाइल अटैच कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म में बोलते हैं ना कि हमको 5 फाइल से ज़्यादा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्शन किया है साइज पे, तो 25 MB से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। 25 MB से बड़ी फाइल को आप क्या कर सकते हैं, अटैच नहीं कर सकते हैं। अब उसको अटैच करते हैं तो गूगल हमको फैसिलिटी देता है कि सबसे पहले उसको आप ड्राइव में डाल देगा। किसमें डाल देगा? ड्राइव में, क्योंकि वहाँ पर 15 GB स्पेस मिला है आपको। अब वहां से इस ड्राइव का लिंक मेल में शेयर करें, ठीक है। इस ड्राइव का लिंक मेल में शेयर होगा और उस लिंक को जो भी रिसीवर है वो क्लिक करेगा, और अगर हम उसको ऑथराइज किए हैं, क्या कर सकता है वो? सिर्फ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हम एडिटर को देते हैं उसको कि इसमें वो डाउनलोड कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है उस अटैचमेंट के साथ में। तो ये परमिशन हमें अलाउ करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को, तब क्या करके कर पाएगा। तो अगर 25 MB से ऊपर की फाइल भेजनी है तो किसके थ्रू जाएगा? वो ड्राइव के थ्रू जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। पहले ड्राइव में अपलोड होगा, ड्राइव में अपलोड होने के बाद उसका लिंक मेल के साथ अटैच होकर चला जाएगा। और अगर 25 MB से कम है तो डायरेक्ट फाइल जाएगा अटैच होकर। ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, ये जो वायरस में आते हैं सारी चीजें, तो ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं। देखिए आप क्या है, हाँ सभी प्रोग्राम, आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं वो भी प्रोग्राम है, और उसके बाद एंटीवायरस बोलते हैं वो भी प्रोग्राम है, आप जितने भी वायरस बोलते हैं वो भी प्रोग्राम्स हैं। बट उसका जो क्लासिफिकेशन है, कुछ हार्मफुल है सिस्टम के लिए, कुछ बेनिफिशियल है। जैसे कि एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है? जो भी आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, उसको वो रोकता है। और इसी के लिए आप क्या यूज करते हैं? फायरवॉल यूज करते हैं, सेटअप रूल। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस है बाय डिफॉल्ट। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से एंटीवायरस नहीं लेना चाहते तो विंडोज डिफेंडर तो है, वो भी एक एंटीवायरस है, वो भी काफी हद तक रोक देता है चीजों को। विंडोज डिफेंडर, हाँ। और उसके बाद सबसे ज्यादा हाँ डिफेंडर वही है। तो उसके बाद क्या है कि हमने क्या किया, आप अलग से एंटीवायरस लेते हैं तो सबसे ज्यादा उपयोग किसका लेते हैं? NPAB का लेते हैं, नेट प्रोटेक्टर या तो क्विक। ये दो मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं एंटीवायरस के रूप में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैस्पर स्काई, और ये एक मैकफी करके है। आजकल तो नए सिस्टम में मैकफी का एंटीवायरस आता है 1 साल के लिए, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको रिप्लेस कर देते हैं, या तो क्विक फिल्टर लगा लेते हैं या फिर नेट प्रोटेक्टर, जिससे हम फेमिलियर हैं, हम उसका यूज करते हैं। हम वही प्रोडक्ट यूज करते हैं ना जिससे हम फेमिलियर हैं। अब देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस तो हो गया, आपको पता चल गया। सर जो अपन वो मेल ईमेल लिखते हैं तो आपने पहला वाला तो यूज नहीं करता है, और आपने तो डोमेन नेम बोल देगा। हाँ पता है। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है डोमेन नेम, ये और ये यूजर नेम, इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर डोमेन नेम, ठीक है। ये टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा, सिर्फ .com को बोलेंगे तो ये पूरा डोमेन हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक और मेल की बात कर, पर्सनलाइज्ड है ना। अब जैसे कि मैंने बोला कॉन्फिडेंशियल @बिलासपुर यूनिवर्सिटी .ac.in। अब देखो ये भी ईमेल एड्रेस है, क्या है? ये भी ईमेल एड्रेस है, ऐसा नहीं है कि ईमेल एड्रेस नहीं है, ये भी है। लेकिन ये क्या है? ये जनरल पर्पस है। इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जनरल पर्पस सबको फ्रीली अवेलेबल कराता है 15 GB तक, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट्स को लिखता है, उसके लिए ईमेल आईडी बनाया गया है। तो क्या इसको मैं जीमेल में लॉगिन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है कि इस यूनिवर्सिटी का ये जो डोमेन है, इस डोमेन के वेब मेल में खुलेगा। ये आपका जो वेब मेल है क्या है? जीमेल का है। जो ऐप आप यूज करते हैं वो जीमेल का है। तो इसी तरीके से इस वेबसाइट का एक पर्सनलाइज्ड वेब मेल होगा, उसी वेब मेल में लॉगिन होगा। सर ईमेल यूज करते हैं हम
इन्वेंटर और ईमेल ये आपका उसके साथ आया था www के साथ में 13 परमिट्स लेके इस बार भी हाँ क्लियर। तो ये जो है कॉन्फिडेंशियल ये भी हो गया। इसी तरीके से जितने हायर पोस्ट में होते हैं या जो किसी कंपनी में या किसी स्पेसिफिक रीजन में काम कर रहे हैं उन सबको ये ईमेल एड्रेस दिया जाता है। हम खास ईमेल हाँ, इसका रीजन पीछे रीजन ये भी है कि अगर मान लो कि आप किसी ऐसे पोस्ट में हैं, कुछ अच्छे पोस्ट में हैं और बार बार ट्रांसफर होते रहता है, तो अगर आपका पर्सनल ईमेल आईडी जाएगा तो कितने बार बदलेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ जैसे कि है ना, तो इन सबको क्या पर्सनलाइज्ड ईमेल एड्रेस मिलता है। क्यों मिलता है? पर्सन चेंज होता है, पोस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है भाई। वो आज यहाँ है, 3 महीने बाद हो सके उनका ट्रांसफर कर दिए, अब उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस रहेगा कुछ इस पैटर्न में, तो कितने बार ऑफिस चेंज कराएगा उसको? हर जगह से कहाँ कहाँ जाएगा ऐसा ईमेल एड्रेस? तो वही रहे। हाँ, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक पोस्ट होते हैं उनको इस टाइप का ईमेल एड्रेस दिया जाता है। तो वो जैसे रिजाइन भी कर देते हैं तो जो ईमेल तो ईमेल एड्रेस चल रहा है ना उसका, ये वेबसाइट का है, जो अगला आएगा उसे उसका एक्सेस दिया जाएगा, इसका एक्सेस ट्रांसफर होगा, इसका एक्सेस इसका क्रेडेंशियल लेकर वो जा नहीं सकता। भाई सीधी सी बात है कि मैं एक दूसरा एक कॉलेज लेवल में समझाता हूँ इसको, और ये जो भी है ठीक है, जैसे किसी कॉलेज का ले लेते हैं, ये ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल है। अब जरूरी थोड़ी है कि तो अभी प्रिंसिपल है वही रहे, चेंज हो जाएगा। तो अब उसका ईमेल एड्रेस कहाँ गया है? हायर एजुकेशन में गया है, यूजीसी में गया है, और जहाँ जहाँ जाते हैं वो कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर उनको अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दे दिया है। और जैसे ही वो हटा दिए गए, प्रिंसिपल पद से हटा दिए गए या रिजाइन कर दिया या उनका रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद उनके पर्सनल ईमेल एड्रेस को कहाँ चेंज करवाएंगे? हर जगह क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा कि अब वो प्रिंसिपल नहीं है, उसका ईमेल आईडी को चेंज करके आप ये ईमेल आईडी दीजिए। तो ऐसी जगहों के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज्ड ईमेल एड्रेस यूज करते हैं, प्रिंसिपल एड्रेस यूज। ये अब ये क्या है, उस पद पे कोई भी बैठे उससे मतलब नहीं है, हर जगह यही कॉमन किया है, जिसका एक्सेस किसके पास है? कॉलेज के पास, पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन के पास है, तो ये है पर्सनलाइज्ड ईमेल एड्रेस। क्लियर? अब इसके साथ में तो सर्च इंजन आ जाता है। दो चीजें हैं, ईमेल सर्विस को यूज करने के लिए आपको दो चीज होना जरूरी है, सर्च इंजन हो या ना हो वो चल जाएगा, लेकिन ब्राउजर होना जरूरी है। जितने भी इंटरनेट की फाइलें हैं उन फाइलों को देखने के लिए, ओपन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ब्राउजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्राउजर। तो इस ब्राउजर को हम क्या बोल देते हैं? ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल देते हैं? इसका मतलब जो ब्राउजर पर्टिकुलर ब्राउजर को ब्राउज करना होता है, मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो ब्राउजर मतलब ये हो गया कि ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। वेब ब्राउजर सर्च करने के अंदर वो ब्राउजर है दूसरा सर्च करने के लिए हाँ, दोनों में डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। ये क्या है? प्रोग्राम है जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप कुछ चीजें इंटरनेट में ढूंढ सकें। एक इंटरफेस है, एक मीडियम है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्राउजर। ठीक है, अब जैसे कि हम गूगल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो गूगल में क्या निकाला है? उसमें क्रोम निकाला हुआ है। तो क्रोम क्या है? ब्राउजर है। तो सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि इंटरनेट से जैसे जुड़ेंगे तो आप कुछ भी उसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं ढूंढ सकते आप ऐसे ही उसमें से नहीं ढूंढ सकते। तो उसमें देखिएगा कुछ मेनू बना रहता है और लास्ट में एक एड्रेस करके बॉक्स रहता है, ये ऐसे 2-3 लाइन के बाद मेनू वगैरह कुछ रहता है, फिर एक ऐसा एड्रेस करके एक बड़ा सा बॉक्स रहता है। ठीक, ये बॉक्स में आपको क्या करना है? यहीं पर URL को टाइप करना है।
बताइए, हमको दो कंपनी का यूआरएल याद नहीं होता तो हम इतने सारे जो चीजें कैसे करेंगे? ठीक, एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, उनको यही नहीं पता है कि वो कौन से साइट में जाकर के फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो क्या करते हैं, जब आपको नहीं पता है, उसका डायरेक्ट एड्रेस नहीं पता है, यूआरएल नहीं पता है, तब आप यूज लेते हैं किसका? सर्च इंजन का। तो आप किसका हेल्प लेते हैं? सर्च इंजन का। और जब आपको डायरेक्ट एड्रेस पता है तो आपको कोई सर्च इंजन नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो वही पेज एक्सेस होगा। आप सिंपल इसको लोकल सिस्टम में समझिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने एक फाइल बनाकर रखा है और आप भूल गए कहाँ पर है। आपने फाइल बनाया हुआ है लेकिन आप उसका फोल्डर एक्सेस भूल गए हैं कि कौन से फोल्डर के अंदर या कहाँ पर आपने बनाकर रख दिया है और आपको जरूरी भी है। तब तो क्या करते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर में आप सर्च करते हैं, ऊपर सर्च करते हैं तो जो भी आपको फाइल का नाम याद रहा होता है ऐसा करके आप टेक्स्ट को टाइप करके सर्च कर देते हैं। अगर लिंक को सेव करते हैं, जैसे यूपीएससी सीजीपीएससी का एक लिंक है, हम क्या करते हैं, लिंक पे जाते हैं और उसको सीधा जो स्क्रीन है वहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं। जब भी हमको उसको देखना है तो सीधा स्क्रीन पर टच की हो जाता है। वो भी तो शॉर्टकट हो गया ना, शॉर्टकट। वो तो शॉर्टकट हो गया कि आपने अपने इजी यूज के लिए एक होता है बुक मार्क होता है, वो भी बना कर रखते हैं। तो मैं बोल रहा था आप सर्च कर रहे हैं तो क्या करता है, लोकल सिस्टम के जिस ड्राइव में आप सर्च कर रहे हैं उस ड्राइव में उससे रिलेवेंट जितने भी फाइल्स होंगे उसको हाईलाइट करके लिस्ट कर देता है। वैसे लोकेशन के साथ रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो आप अनाउंस करते हैं तो दिखाता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यूआरएल पता होना चाहिए। अब यूआरएल किसको बोलेंगे? हाँ वो तो उसका फुल नेम हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन सर्च इंजन क्या करता है कि आपने सबका अपना अलग अलग जितने भी कमर्शियल है, इंडिविजुअल है, एजुकेशनल है, सभी ने वेबसाइट बनाकर रखा हुआ है। और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ता है? सर्वर का। किसका जरूरत पड़ता है? सर्वर का। अब अलग अलग सर्वर है, कोई एशियन सर्वर है, कोई अमेरिकन सर्वर है, कोई अलग अलग नेशन में अलग अलग टाइप के सर्वर है। क्लियर है? अब उस सर्वर पे डेटा रखा हुआ है तो आपको नहीं पता ना कि आपका डेटा कौन से सर्वर पे है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। मेन है, अब यहाँ पर आ गया आपका आईपी एड्रेस। अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो डायरेक्ट आप उस वेबसाइट को खोल सकते हैं बिना कुछ किए, कोई झंझट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 127.0.0.1 एक एड्रेस है, आईपी एड्रेस बोलना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस आपको पता है तो आपको दुनिया भर के कोई चीज की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इन नंबर को लीजिए और टाइप कर दीजिए, इंटर बटन दबा दीजिए, वही पेज खुलेगा। अब इसमें सबसे पहला जब कोई वेबसाइट लोड होता है तो सबसे पहला पेज कौन सा आता है? जब कोई वेबसाइट लोड होता है तो सबसे पहला पेज कौन सा आता है? तो उसको हम बोलते हैं या तो इंडेक्स पेज, पहला जो है इंडेक्स पेज बोल देते हैं, दूसरा उसी पेज को हम लैंडिंग पेज भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है? सर्वर की क्या इसमें? सर्वर की तो मेन भूमिका है क्योंकि आपकी फाइल कहाँ रखा है, वहीं रखा है। आपको 24 आवर्स मिल रहा है ना कोई साइट, आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो 24 आवर्स मिलता है। ऐसा कोई नहीं है 11 से 5 ही मिलेगा। तो क्या है, एक सेंट्रलाइज सर्वर है, तो मतलब कंप्यूटर है, सीधा सा मतलब है एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर है जिसने उसके साथ में बहुत सारे वेबसाइट रखे हुए हैं उस सर्वर पे। जैसे कि आपका gov.in ये गवर्नमेंट का सर्वर है ना, यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट है सबका डेटा रखा हुआ है, सबका डेटा रखा हुआ है इस सर्वर पे। अगर ये सर्वर में 1 सेकंड के लिए पावर ऑफ हो गया तो साइट फेल हो जाएगा, आपको 504 एरर देखने को मिलेगा, सर्वर नॉट फाउंड। हाँ वो फिक्स है, वो पोर्ट नंबर फिक्स है उसका, और एक 404 है फाइल नॉट फाउंड। अगर फाइल नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर सर्वर में, फाइल को रीनेम कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तब 404 एरर आता है और नहीं तो 505। अगर सर्वर उसके साथ एक लोगो दिखाता है, उसका क्या मतलब है? वो कोई फीचर आता है बीच में, उसका क्या वो अलग अलग सब
सर्वर का अलग अलग है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा सर्वर यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये क्या है 404 मतलब क्लाइंट ने जो फाइल ढूंढा वो नहीं मिला उसमें। 504 मतलब सर्वर में फाइल नहीं है, बेसिकली पूरा सर्वर ही डाउन हो गया। कई बार ऐसा होता है आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म ही नहीं भराता, नहीं है ना, तो सर्वर में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया ना कि एक सेकंड में मान लो कि वो 10,000 रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है, हैंडल कर सकता है, और उसमें आपने 15,000 रिक्वेस्ट दे दिया, तो कैसे हैंडल करेगा। इसीलिए बाकी लोग का जिसका इंटरनेट स्पीड ठीक है उसको साइट दिखेगा, लेकिन वो भी रुक रुक के चलेगा, क्योंकि सर्वर तो यही रिक्वेस्ट को मैनेज करने में लगा है, फाइल को प्रोसेस कैसे करें। क्लियर, तो आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए, आईपी एड्रेस नहीं है। अब देखिए डोमेन नेम की जरूरत क्यों पड़ा, आईपी एड्रेस है जो रजिस्ट्रार बोलते हैं हम यहाँ पर, है ना, आईपी एड्रेस के लिए रजिस्ट्रार होता है। अब इसके लिए अलग अलग कंपनी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि डोमेन नेम रजिस्ट्रार कौन है अपने पास, गवर्नमेंट तो आपको देगा, है ना, भाई हमारे पास रजिस्ट्रार कौन है, एक तो gov.in वाले हैं, दूसरा nic.in वाले हैं, ये दो हैं गवर्नमेंट के। क्योंकि आप जो भी देखेंगे, जितने भी स्टेट के एड्रेस देखेंगे आप डोमेन नेम देखेंगे, जैसे मैंने कल बताया था एक छत्तीसगढ़ स्टेट का सीजी स्टेट क्या था, gov.in ये था। उसके बाद एक और एड्रेस बताया था जिसमें nic.in था, सीजी स्टेट गवर्नमेंट डॉट एनआईसी। ठीक है, दो एड्रेस मैंने बताया था, एक में nic.in है और एक ये है। तो गवर्नमेंट ने एक एड्रेस दिया, ये शायद छत्तीसगढ़ होगा पूरा, ये इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आपके लिए, छत्तीसगढ़ होगा और ये सीधी स्टेट, ठीक है, सीधी स्टेट। तो गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रलाइज एक एड्रेस दे दिया। अब उसके बाद एनआईसी क्या करता है, हर एड्रेस हर स्टेट में एक एनआईसी है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये क्या करता है, पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट को वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट को। इसलिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम सेंटर एनआईसी अपने बिलासपुर में भी है, तो बिलासपुर का जो वेबसाइट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, एनआईसी। तो इसमें आप जाएंगे तो पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, छत्तीसगढ़ स्टेट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं और उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी के वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, है ना, और वहाँ की डेटा अकाउंटिंग है, आप उसको फॉलो करिए। तो ये वाला एड्रेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एनआईसी है, इंडियन गवर्नमेंट। इसी तरीके से अब इसका आईपी एड्रेस आपको नहीं पता, आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है, तो अगर हर चीज का आपको आईपी एड्रेस पता करना हो तो क्या होगा, ये वैसे ही हो गया ना कि आपके कांटेक्ट में 100 लोग हैं और 100 का मोबाइल नंबर आपको याद है, किसी का नंबर आपने सेव नहीं किया। तो ऐसा कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं हम उसको उसके नाम से सेव कर लेते हैं। सेम नाम होते हैं तो कुछ इनिशियल डाल देते हैं कि इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, ताकि हमको याद रहे कि मोबाइल नंबर किसका है। यही करते हैं। सेम चीज इंटरनेट में होता है कि पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को वर्ड्स में बदल दिया जाता है, और उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं सेंटेंस को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। क्लियर है, उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़.gov.in है, ये क्या है, डोमेन नेम है, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस आपको नहीं पता, इसका जो आईपी एड्रेस है वो आपको नहीं पता। अगर आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर वही नंबर डालना पड़ेगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डोमेन नेम, और यही डोमेन नेम को एड्रेस बॉक्स में आपको डालना पड़ता है। तो जब आपको किसी का पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है तो क्या करते हैं, जनरली पूछते हुए जाते हैं, किसी को भी पूछते हुए जा रहे हैं तो उसी को बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन के पास क्या है कि जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी सर्वर हैं, उनके सारे पेजेस को लिस्ट बना के रखा गया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो चलता है वो गूगल है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, तो वो क्या करता है, गूगल में जैसे ही हम कुछ सर्च करेंगे तो उसमें जो स्टोर डेटा है, जो लिस्ट बनी हुई है वेबसाइट्स का, उसमें से सर्च करता है, और सर्च करने के बाद जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा, जो बेस्ट मैच होगा आपके कीवर्ड के साथ में, उसको फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले करता है विदिन सेकंड। ऑनलाइन क्लासेस
ऑनलाइन क्लासेस, हाँ ये इसमें बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्लियर है। तो सर्च इंजन क्या करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ढूंढने का काम कर रहा है, और ये ब्राउजर में प्लगइन है, बिना ब्राउजर के सर्च इंजन काम नहीं करेगा, ब्राउजर के ऊपर ही सर्च इंजन काम करेगा। अब बताइए कि गूगल का जो ब्राउजर है कौन सा है, वो क्रोम है, और सर्च इंजन गूगल नाम से ही है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट में आ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट में आ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है बाय डिफॉल्ट उसका नाम, दो सर्च इंजन यूज करता है ना, ध्यान रखिएगा। एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, आजकल ये बहुत कम चलता है, ठीक है। उसके जगह में नया इंट्रोड्यूस किया है वो माइक्रोसॉफ्ट एज, हाँ EDG, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये हाँ नहीं ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास दो ब्राउजर है, एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज। ये जनरली विंडोज 10 के बाद ज्यादा प्रचलन में आया है, ठीक है जो है, नहीं ये बाय डिफॉल्ट रहता है। क्रोम को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन विंडोज की जो चीजें हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज, ये दोनों आपके सिस्टम में पहले से रहेगा। अगर आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो दोनों है, क्लियर। ये भी ब्राउजर है। अब इसका बाय डिफॉल्ट क्या, इसका माइक्रोसॉफ्ट एज, क्लियर। अब इसका सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट क्या, बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन बीम, BEING, बीम, ध्यान रखेंगे इसमें, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का सुंदर पिचाई ने यही चीज कहा था, उसके बाद उसको CEO बनाया गया। उन्होंने बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट आपका जो डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल को रखा है वो हटा देगा, और उन्होंने गूगल को हटा करके किसको लाया, बीम को लाया, क्लियर। तो उसी कंपनी का डिफॉल्ट सर्च इंजन है, उसके ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट रहता है। जैसे गूगल क्रोम में आप जाएंगे तो गूगल ही सर्च करेगा, लेकिन आप उसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि गूगल के द्वारा सर्च करें तो आप उसको अलग अलग सर्च इंजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम में ही आप बिंग ला सकते हैं, बिंग सर्च इंजन सर्च करें तो उसका रिजल्ट अलग अलग आता है, दोनों का पैटर्न अलग अलग है। तो जितना सर्च इंजन यूज करेंगे उसके रिजल्ट में वेरिएशन हो सकता है। गूगल जो रिजल्ट दे रहा है आपको जरूरी नहीं है कि बिंग वही रिजल्ट दे, थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो आपको सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से सर्च इंजन है जो ज़्यादा यूज करते हैं, कौन कौन से ब्राउजर है जिसका यूज कर रहे हैं अभी मार्केट में। नया में ब्रेव है, हाँ ब्रेव ब्राउजर, नहीं वो वाला कंपनी का है। तो देखिए आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्रोम का, उसके बाद आप आ जाते हैं एज में, आपकी IE लिख देता हूँ मैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसके बाद आपको और भी अगर जरूरत पड़ता है तो हम इसको यूज करते हैं, एक और होता है फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये मोजिला कंपनी का है, मोजिला फायरफॉक्स, ये भी ब्राउजर है, ये सब ब्राउजर है। दूसरा एक और आता है डकडकगो, ये भी क्या ब्राउजर है। एक और आता है ब्रेव, ये भी ब्राउजर है, और ऐसे लिस्ट हैं कुछ सारे। तो सबसे ज्यादा चलते हैं अभी मार्केट में, तो वो भी सर्च इंजन दोनों ये ब्राउजर में, इसका ब्राउजर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और सेम नाम से इसका सर्च इंजन है, सेम नेम से सर्च इंजन है डकडकगो, ठीक है। क्रोम, एज, फायरफॉक्स, डकडकगो, ब्रेव, ये सब क्या है, ब्राउजर्स हैं, ये ब्राउजर्स हैं। लेकिन यहाँ पर डकडकगो के नाम से ही सर्च इंजन है, इसका ध्यान रखें। डकडकगो क्या है, सर्च इंजन भी है, ब्राउजर भी है, क्योंकि नेम सेम हो गया। तो डकडकगो के नाम से उसने ब्राउजर भी निकाला और सर्च इंजन भी निकाल दिया, ठीक है। ब्रेव, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग वैरायटी यूज करने का पीछे रीजन क्या है। क्रोम सिक्योरिटी नहीं है, क्रोम में सिक्योरिटी नहीं है, ये आपके स्लो कर देगा स्पीड। फायरफॉक्स, ये जो लिंक जो भी काम चल रहा है उसके लिंक को फेल नहीं कराता जल्दी से, फायरफॉक्स
यहाँ पर फेल हो जाता है। जैसे ही स्पीड डाउन हुआ यहाँ पर पेज लोड नहीं होगा, लेकिन ये लिंक को पकड़ के रखता है फायरफॉक्स। लेकिन ये आपको ट्रैक करता है, क्रोम ट्रैक करता है, और इसके लेयर्स को, इसके और भी वर्किंग को देखना है तो आप क्या करें, टास्क मैनेजर ओपन कर लें। टास्क मैनेजर में जाइएगा, शो मोर डिटेल्स में जाइएगा, तो ये बताएगा कि कितने लेयर्स में काम कर रहा है। आधा तो इसकी वजह से सिस्टम स्लो होता है। अब यहाँ पर टर्टल को ये आपको ट्रैक नहीं करता, आपके द्वारा जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं सर्च करने के लिए उसको स्टोर नहीं करता, आपकी हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता। और सेम ये आपके हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रैक नहीं करता, आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करता, आपने क्या डाल के ढूंढा उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, और अनवांटेड जो ऐड आते हैं वो सबको ब्लॉक कर देता है, खोलने नहीं देता, और सिक्योर है ये ब्राउज़र। ये भी वैसे है, ये आपको ट्रैक नहीं करता, आपके जो भी कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं सर्चिंग के लिए उसको स्टोर नहीं करता, लेकिन ये सब करते हैं। और गूगल तो सबसे ज्यादा करता है, उससे तो लॉस ही है। लॉस है। ब्रेक इस कंपनी के जैसे अगर जैसे कोई ट्रैक कर रहा है वो लॉस है कि ट्रैक नहीं कर रहा, वो ट्रैक कर रहा है वो लॉस है, लॉस आपको लॉस है ना। इसमें देखो डिजिटल प्राइवेसी की बात करते हैं, आपको डिजिटल प्राइवेसी आपके पास कहाँ है? अभी आप यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बात भी गूगल को पता है कि आपका करंट लोकेशन ये है। कैसे सर? आपने बिना पढ़े उसको जो एक्सेप्ट किया है ना उसके टर्म्स एंड कंडीशन को, इसकी वजह से गूगल क्या करता है कि आपके डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, अपने को बेहतर बनाने के लिए वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख दिया है उसने, और बिना ओके किए यस किए तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप एक ही स्टेज को उसका डिक्लाइन कर देंगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आप जो भी सर्च करते हैं, इवन यूट्यूब में भी जो भी वीडियो देखते हैं, जिस टाइप का वीडियो देखते हैं, सब स्टोर होता है आपकी हिस्ट्री में, और उस हिस्ट्री को प्रोसेस करके वो आपको वैसे ही मैसेज फ्लैश कराता है। आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, उसके बाद उससे रिलेटेड पूरा वीडियो की भरमार हो जाएगा, सजेशंस आते जाते हैं, है ना। तो कैसे कर रहा है, जब तक आपके द्वारा सर्च किए गए वर्ड को स्टोर नहीं करेगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। इसीलिए उसके प्राइवेसी में जाना है तो YouTube हिस्ट्री को पॉज करके रखो, है ना, आप लोकेशन ऑफ करके रखो, सारी चीज थोड़ा सा रखना चाहिए। और एक चीज और, जो हम क्रोम में पासवर्ड सेव कर देते हैं वो भी हमें नहीं करना चाहिए। क्लियर। एक और था इसी एक सर्च इंजन अल्टा विस्टा नाम से, वो खत्म हो गया, वो बहुत पहले था, अब यूज नहीं होता उसका, ठीक है। हाई पावर एसएसडी, जैसे ब्लू-रे के बाद हाँ ब्लू-रे के बाद तो एसएसडी आया ना, बस वो तो डिस्क की बात हो गई। सर तो उसको ये नहीं वैसे बता दीजिए सीक्वेंस वाइज से, जैसे उसी का उसका अच्छा सीक्वेंस से जब आता था बता, अल्टा विस्टा जो है 1995 में आया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने उसको डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कर लिया गया, गूगल ने उसे खरीद लिया और डिसकंटिन्यू कर दिया। बहुत से ऐसी कंपनी बंद हो गई। जो भी मार्केट में कंपटीटर आता है, गूगल क्या करता है, उसको खरीद लेता है और देखता है, अगर उसके काम का निकला तो ठीक है, नहीं तो उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, मतलब वो कंपनी बंद करा देता है। ये है उसका बेसिकली बिजनेस फंडा। अब जैसे यूट्यूब भी तो किसी और ने शुरू किया, जो कंपनी बेच रही है वो उसको ये रखना चाहिए, उसको अपना रहना हाँ, चाहिए। कुछ लोग जो प्रेशर झेल लेते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। अभी ओनर के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है। अब जैसे एलन मस्क किसी के ऊपर हावी हावी हो जाएगा तो क्या करेगा, आत्महत्या करने के अलावा कुछ ऑप्शन है नहीं है ना उसके पास। जैसे यूट्यूब को रजिस्टर किया गया था 14 फरवरी 2005 को रजिस्टर किया गया था, और इसमें था
स्टीव, ठीक, जावेद और आपका एक चैट, इन 3 व्यक्तियों ने मिल के सर पता क्या हुआ? स्टीव, STEV, स्टीव, चैट और जावेद, ये 3 लोगों ने मिलकर के शुरू किया। इनिशियल वर्जन था, इन्होंने आइडिया उठाया कि लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो बना करके उसको शेयर करते हैं, रिलेटिव्स को भेजते हैं, ठीक। ये ओरिजिनल आइडिया जो उन्होंने देखा कि क्या करते हैं लोग, सेलिब्रेशन हो रहा है, उस सेलिब्रेशन का वीडियो बनाते हैं और जो सेलिब्रेट नहीं आ पाए थे सेलिब्रेशन में, उनको वो वीडियो भेजते हैं। लेकिन कोई मीडियम नहीं था भेजने के लिए, मोबाइल से मोबाइल में ट्रांसफर हो रहा था, उस समय तो इंटरनेट वगैरह जो चल रहा था उतना अभी तक कहाँ था जैसे अभी है। तो क्या हुआ, उन्होंने पकड़ा और उसको वेबसाइट के रूप में नाम दिया यूट्यूब, जहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाइए और वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो पब्लिक एक्सेस था, जिसको चाहे वो देख सकता है। यहाँ से ओरिजिनल शुरू हुआ। उसके बाद क्या किया, गूगल ने भी अपना गूगल वीडियो करके एक लॉन्च किया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद उसने यूट्यूब को खरीद लिया और अपने में इंटीग्रेट कर लिया। तो अभी वर्तमान में यूट्यूब किसका है, गूगल का। नवंबर 2006 में खरीदा, एक साल पहले। ठीक। तो यही चीज चल रही है मार्केट में। 2-3 कंपनी तो है, जैसे कि अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया और एक एप्पल, और उसके बाद अभी एलन मस्क का एक अलग चल रहा है, उसका एक अलग कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने से छोटी कंपनी जो कॉम्पिटिटर होती है उसको या तो बढ़ने नहीं देते या तो फिर उसको अपने में मिला लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, इंडियन कंपनी जितने भी हैं सब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। आज आप जो भी है, जैसे विंडोज के प्रॉब्लम्स कितने लोग जूझ रहे हैं, अपडेट के प्रॉब्लम से। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले माइक्रोसॉफ्ट खुद अपडेट करता था, अभी उन्होंने अलग अलग कंपनी को अलग अलग मॉड्यूल दे दिए। जैसे कि विंडोज डिफेंडर जो है अपनी इंडियन कंपनी को मिला हुआ है उसको अपडेट करने का, और उसका सोर्स कोड को पाइथन में मैनेज किया जाता है, पाइथन लैंग्वेज में। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिल रहे हैं। क्लियर है? तो सर्च इंजन का लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, पूरा लिस्ट जो है। हाँ, आज ही भेज दूंगा, ठीक। आज और कुछ शॉर्टकट भेजूंगा, जैसे कि आपका ईमेल से रिलेटेड और शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं ना वहाँ पर, उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ है, वो सारे शॉर्टकट्स में भेजूंगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और था, डॉक्यूमेंट सर्चिंग एंड वेबसाइट सर्फिंग। डॉक्यूमेंट सर्चिंग एंड वेबसाइट सर्फिंग, अब ये दोनों ही चीज़ें बिना ब्राउजर और सर्च इंजन के होगा नहीं। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेब ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं। सर याहू चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है। याहू का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उसका फाइनेंस बहुत अच्छा है, उसका जो फाइनेंस का स्टैटिस्टिकल व्यू मिलता है ना याहू में, वो सबसे अच्छा है। हाँ, वो तो क्लियर। तो डॉक्यूमेंट सर्चिंग कैसे करते हैं, आपको पीडीएफ सर्च करना है, सोशल मीडिया चाहिए, हाँ सोशल मीडिया में। अच्छा, अब ये क्या है, यूट्यूब में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है नया, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स ध्यान रखना है, ऐसा पूछ सकता है। पहले फुल लेंथ वीडियो था, अभी क्या हो गया, जैसे इंस्टाग्राम में रील्स शेयर करते हैं, उसी रील का नाम रख दिया यूट्यूब ने शॉर्ट्स। तो कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिया। और ये जो रील्स वर्ड कहाँ से आया, टिकटॉक से, टिकटॉक ऐप से आया रील वर्ड। टिकटॉक बंद हो गई? नहीं, बंद नहीं हुआ, इंडिया में बैन। इंडिया में बहुत सारे चाइनीज ऐप को बंद कर दिया उसने, और काम की चीज है, चाइनीज ऐप। हाँ चाइनीज ऐप है ये। उनका बस ये था कि वो लोग डेटा चोरी कर रहे हैं करके, तो उसको बैन लगा दिया चाइनीज ऐप। सर ट्रू कॉलर में तो डाटा चोरी करता है, वो ट्विटर में ट्रू कॉलर वो डेटा चोरी नहीं करता, हम अपना डेटा दिए उसको, दोनों में अंतर है। भाई आपने एक्सेस दिया, आपने अपना कॉन्टेक्ट का एक्सेस दिया ना, तब जाके उसको एक्सेस मिला। आप अपने एसएमएस का जो बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, उसका एक्सेस दिया, तब तो आपके मैसेज को पढ़ता है वो। तो डेटा चोरी नहीं कर रहा है वो आपने एक्सेस दिया। और हम इतने हो गए हैं कि फर्जी तरीके से जो डेटा आता है उसको बहुत सत्य मानते हैं, ट्रू मानते हैं। ट्रू कॉलर क्या है,
कि जैसे मैंने आपके नाम को ट्रूकॉलर में कुछ नाम से सेव कर दिया, सामने वाले व्यक्ति जो आपको फोन लगाएगा तो उसको मैंने जो सेव किया वो नाम दिखाएगा, नहीं कि आपको ओरिजिनल नाम क्या है। समझ में आया? कई बार स्पैम नाम से आता है। हाँ, तो सेव कर दिया होगा किसी ने, मैंने किसी को फोन किया, ठीक है, अब उसको कुछ बदमाशी करना है, कुछ भी करना है, तो उसने कर दिया फर्जी नाम से सेव या स्पैम नाम से सेव। तो अब अगर कोई मेरे को कॉल करेगा तो डेटा कहाँ से लेगा, वो नाम कहाँ से ढूंढेगा, उसी ट्रूकॉलर से ढूंढेगा, उसके पास है तो उसको क्या दिखाएगा, फर्जी दिखाएगा, उसको मेरा नाम नहीं दिखाएगा, उसको मेरा नाम फर्जी दिखाएगा, क्योंकि किसी ने ट्रूकॉलर में वो नाम सेव कर रखा है। समझ में आया? वो चीज रिफ्लेक्ट होता है, वो ओरिजिनल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उसे ऑथेंटिक मानते हैं। तो पीडीएफ सर्च करते हैं, ऑडियो वीडियो जो भी है, आप हर टाइप का डॉक्यूमेंट यहाँ पर सर्च करते हैं ब्राउजर में, लेकिन ब्राउजर से डायरेक्ट हो नहीं पाता, हम सीधा सीधा उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन सर्च इंजन से सारी चीजें पॉसिबल है। आप सर्च करते हैं, आपको टेक्स्ट चाहिए, अच्छा एक चीज और, जब आप कोई भी कीवर्ड डाल करके सर्च करते हैं सर्च इंजन में, तो जो सबसे पहला पेज आता है उस पेज का नाम होता है, उस रिजल्ट का नाम होता है बिग डेटा। बिग डेटा, बिग डेटा पहला पेज। अब इसका समझ लीजिए क्या होता है। सर्च इंजन का हाँ, गूगल जो आपको पहला पेज रिटर्न करता है, जब भी आप कुछ सर्च किए तो जो पहला पेज आता है उसको बोलते हैं बिग डेटा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लासिफिकेशन नहीं है, वहां पर लिंक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आते हैं, 2-4 लाइन लिखा हुआ लिंक्स आते हैं, और कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोस साइड में दिख रहा है, चाहे यूट्यूब के हो चाहे किसी का भी हो, नीचे में कुछ में और ऐसा इमेज टाइप का दिखता है, वीडियोस दिखता है, तो सब मिक्स फॉर्म पे आता है ना, उसी मिक्स फॉर्म को बिग डेटा कहते हैं। ठीक है, अभी अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बाइनरी नंबर्स के बारे में बताता हूँ। ठीक, इंटरनेट कल करेंगे। हाँ इंटरनेट कल करेंगे। इंटरनेट हाँ, और बाकी जो हाँ वो सब कल करेंगे। सबको मैं बताइए बता सकते हैं। मैं हाँ उसी में आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, फ्रॉड होता है ना, बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, तो उसमें से कुछ कुछ जैसे कि फिशिंग है, स्पूफिंग है ना। अच्छा लिस्ट है, बहुत सारा है, एक तो ओटीपी बेस्ड होता है। हाँ उसमें वो टाइप देते रहेगा। हाँ अब उसमें स्पीकिंग इनमें से क्या है सर? हाँ, तो उसका मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा आपको, कौन कौन सा फ्रॉड है क्लासिफिकेशन वाइज। आजकल तो कॉल से हो जा रहा है सर, कॉल उठाते हैं फर्स्ट फोन। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली में क्या है कि सारे चीज सेव करके कॉल करते हैं, उनको सिर्फ एक्सेस चाहिए होता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी लिंक्स आते हैं जिसे आप एक बार टच किए ना तो आपके पूरी मोबाइल की एक्सेस वहां चला जाता है, आपको पता ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है, और तब तक सब खत्म। बहुत हाईटेक हो गए हैं। अब सबसे ज्यादा दिक्कत है, देखिए 2 प्रकार का लिंक चलता है, मैं शॉर्ट में लिंक बोलते हैं लोग इसको, जो यूआरएल है उसको। एक तो फुल लेंथ में चलता है, तो पूरा डिटेल आपका साइट वगैरह सब दिखता है। दूसरी चीज शॉर्ट में होता है, क्या होता है शॉर्ट में, जैसे कि अमेजोन से आपको कोई लिंक आए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट का किसी ने शेयर किया जो भी है, उसमें देखिएगा AMZN कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, पूरा अमेजोन नहीं लिखा रहता है, तो आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो अमेजोन का ही है? तो अगर आप भेजने वाले को जानते हैं तभी आप उस लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो मैनुअली जाकर सर्च कर लीजिए उसके ऐप में। तो अनजान जो भी भेजता है तो उस लिंक को क्लिक ना करें, सुरक्षा का बस यही उपाय है। SBI से आता है सर। हाँ नॉट कॉल कि आपका जो अच्छा, और चीज जब आपको कहीं कॉल करना है तो हम कस्टमर केयर का नंबर निकालते हैं, जो गूगल से नहीं निकालना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा फ्रॉड वही होते हैं और उसी में फंसते हैं लोग, गूगल से नहीं निकालना चाहिए। आप निकालना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहां पर जो नंबर दिया है उसमें कॉल करिए। ठीक, तो अभी हम क्या बता रहे थे, मेमोरी बता रहे थे ना, तो मेमोरी है
ठीक है, हमारे पास क्या क्या मेमोरी है? तो सबसे पहला वही आता है मेमोरी के नाम में रजिस्टर। क्या आता है? रजिस्टर। ये किसके अंदर है? सीपीयू के पार्ट है। सीपीयू के अंदर है कि मेन प्रोसेसिंग आपको यहीं पर होना है, डेटा को लाना कहाँ पर है? यहीं पर लाना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हायरार्की में कैश मेमोरी। क्या आ जाता है? कैश मेमोरी। ये सबसे ज्यादा फास्ट है, ये उससे थोड़ा सा स्लो है बट है फास्ट ये भी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। फिर आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, अब इसमें आप क्लासिफाई कर सकते हैं। रजिस्टर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसको रजिस्टर नाम से ही जानते हैं। कैश मेमोरी है, उसका और कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी, इसमें आपका आता है रैंड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, अब यहाँ पर पूरा वेरिएशन है। सेकेंडरी मेमोरी में पहले आता था हार्ड डिस्क ड्राइव, अभी आता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी के नए सिस्टम में एसएसडी आने लगा, तो कुछ में दोनों रहता है, कुछ में सिर्फ एसएसडी रहता है, क्लियर है। लेकिन इसमें स्टोरेज कम मिलेगा, इसमें स्टोरेज ज्यादा मिलेगा। इसमें स्पीड ज्यादा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद सीडी, डीवीडी और एक क्या बोलते हैं ब्लू-रे डिस्क, ये भी डीवीडी का ही पार्ट है ना। और क्या ब्लू-रे डिस्क या और भी जो आपका यूएसबी मतलब पेन ड्राइव जो है ना, पेन ड्राइव, ये सब किसमें है? सेकेंडरी मेमोरी। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। अब देखिए वो पूछेगा कैसे, इसमें से पूछेगा कैसे कि कोई चार को लिस्ट कर दिया उसने, चार को, कोई भी चार को, जैसे कि उसने बोल दिया कि नहीं ये रैम है, हो गया, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है और कैश मेमोरी है। मान लो कि कैश मेमोरी को यहाँ दे दिया, हो गया। अब इनको स्पीड के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इनको स्पीड के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, है ना, ठीक है। दूसरा साइज के अकॉर्डिंग करिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है बता रहे हैं कि ये जो रैम है ये फास्ट है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट है ना। कैश मेमोरी पहले नंबर पे फास्ट में आएगा, दूसरे में रैम आएगा, तीसरे में ये आएगा, चौथे में ये आएगा। ठीक, क्लियर है। लेकिन अब अगर वो सीडी डीवीडी को लगा देगा और क्या पूछेगा? स्पीड पूछेगा, तो कैसे होगा? सीडी डीवीडी हमें स्लो होगी, स्पीड साइज में भी सबसे छोटा है और स्पीड इसका सबसे ज्यादा है। तीसरा मैसेज चौथा मैसेज दूसरा रैम है। एक्चुअली में हायरार्की है ना कि आपके प्रोसेसर तक रजिस्टर तक डेटा जाएगा रहेगा। हाँ बता रहे हैं आपको, मेनली आपको जो प्रोसेसिंग है वो रजिस्टर में होना है, सीपीयू में होना है। तो सीपीयू का बाय डिफॉल्ट मेमोरी क्या है? रजिस्टर है। तो रजिस्टर में आपको डेटा को लोड करना है। लोड आप डेटा आपका कहाँ पर है? या तो एसएसडी में है या एसएसडी में है। अगर आप नया अभी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो एसएसडी में है, और पुराना कर रहे हैं तो एसएसडी में है। या जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, बाकी डेटा आपका यहाँ पर है। तो मतलब इन दोनों में डेटा है आपका। यूजर का डेटा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसको ले जाना कहाँ है? यहाँ पर ले जाना है। तो सबसे पहले यहाँ से डेटा उठ के कहाँ पर जाएगा? रैम में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? रैम में जाएगा। अब रैम से मुझे रजिस्टर में ले जाना है, तो रैम की स्पीड कम है और रजिस्टर की स्पीड फास्ट है, तो मिसमैच होगा। जब ये प्रोसेस कर लेगा, इसको जो डेटा चाहिए उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और वेट करेगा तो स्पीड लॉस हो रहा है, क्योंकि नैनो सेकंड में सीपीयू की स्पीड चल रही है, तो उस स्पीड में जो डेटा चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, क्लियर। तो उस मिसमैच को फिल करने के लिए हम यहाँ बीच में कैश मेमोरी लगाते हैं। वैसे कैश मेमोरी का यूज है नहीं, सिर्फ क्या करता है, स्पीड को मेंटेन करता है
कि अगर इसको जो प्रोसेस चाहिए, मान लो कि ए को प्रोसेस कर रहा है, इसके तुरंत बाद उसको बी चाहिए, लेकिन बी कहाँ है, यहाँ पर है, पूरा डेटा बी सी डी पूरा यहाँ पर है, तो क्या करेगा, बी को यहाँ ला के लोड कर देगा, तो बी यहाँ से हट गया, बी यहाँ पर आ गया, जैसे ही इसको प्रोसेस कर लेगा उसको तुरंत चाहिए बी, तो ये उसको तुरंत बी यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा और सी को तुरंत लोड कर देगा, एक एक इंस्ट्रक्शन को लोड करते जाएगा और ऐसा करके पूरा हमारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इतनी स्पीड में होता है हमें पता ही नहीं चलता। ये ऑलरेडी प्रीपेड रहते हैं। हाँ, यही सिस्टम में चलेगा पूरा काम। कैश मेमोरी का बहुत क्वेश्चन है। ठीक? ये बहुत कम होता है, लगभग 2 MB के आसपास रहता है कैश मेमोरी। तो एमपी हाँ, 2 मेगाबाइट, मेगाबाइट 2 MB। ठीक, क्लियर है? अब इसका हम इसमें आ जाते हैं, बीट बाइट में क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, है ना? एमपी जीबी टीबी एबी। हाँ, सर ये साइज के अकॉर्डिंग कौन सा साइज के अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग कैश मेमोरी रजिस्टर सबसे छोटा है साइज में। ये जो अपनी इतनी स्पीड वाला है, हाँ, ये स्पीड के अकॉर्डिंग है। साइज में रजिस्टर सबसे छोटा है, साइज में रजिस्टर सबसे छोटा है, उसके बाद आ जाता है आपका कैश मेमोरी, वो बड़ा है किससे, रजिस्टर से साइज में। फिर आता है आपका रैम, ये 4 GB से लेकर के मतलब मैक्सिमम 4 GB होता है, एक रैम का जो साइज है वो 4 GB, 8 GB नहीं होता। अगर किसी सिस्टम का रैम जो है 8 GB है, इसका मतलब है 4 GB के 2 लगेंगे। क्लियर? नीपल भी होगा। नीपल वो दूसरे में मेमोरी उसमें यूनिट में बताऊंगा उसको। यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा, SSD आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, डिस्क को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्क में आपका जो CD है वो ऊपर में आ जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज की जो बात हो रही है। तो यहाँ अगर मैं CPU आर्किटेक्चर में बताऊँ तो रजिस्टर, कैश, रैम, रैम के बाद सीधा सीधा आएगा SSD देन SSD। ये क्लियर, ये है। लेकिन अब इसके साथ आप CD DVD को मिलाएंगे तो CD का कितना होता है, 750 MB के लगभग होता है। हर कंपनी का अपना अलग अलग साइज, स्टैंडर्ड यही है। इसके बाद DVD का ये 4.7 GB होता है, लेकिन अब तो इसको 19 कर सकते हैं, 19 GB। ये मैं बताऊंगा अभी कि CD DVD और मल्टीमीडिया एक साथ आएगा तो इसमें एक्चुअल में लेयर होता है, लेयर 1 सिंगल साइड, लेयर 2 सिंगल साइड और मल्टी साइड। लेयर 1 लेयर ऐसा करके 4 लेयर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ता है। लेकिन मिनिमम साइज जो देखिए, जो साइज हम बोलते हैं ना वो एक्चुअल साइज नहीं है, ध्यान रखिएगा उसका भी। अप टू बोला जाता है हर के साथ में कि मैक्सिमम इतना सपोर्ट करेगा, बोल नहीं सकते कि उतना होना ही चाहिए, अप टू इतना। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं मेमोरी यूनिट में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है बीट, ठीक है? तो बीट में क्या आएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो 0 होगा, 1 बीट इक्वल टू 4 बाइट, नहीं वो आ रहे हैं आगे उसी का 0 1। तो बाइनरी होगी। हाँ, तो यहाँ मेमोरी तो सब बाइनरी नहीं चलेगा, 0 या 1 दोनों को। ये क्या है, बीट। अब इन बीट को जब ग्रुप करते हैं, तो इसमें सबसे एक आता है निबल। 4 बीट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। 4 बीट के ग्रुप को निबल। इसके बाद आ जाता है बाइट। तो या तो आप इसको बोलिए 2 निबल या फिर 8 बीट, ठीक है? ये हो जाएगा बाइट। 0 1 4 बीट बराबर 1 निपल, 1 निबल, और 2 निबल बराबर 1 बाइट या 8 बीट बराबर, ठीक है? क्लियर? इसके बाद क्या आ जाएगा, बाइट के बाद किलोबाइट, KB, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सीधा सीधा हम बोलते हैं 102 और बाइट, क्या बोलते हैं, बाइट।
अब इसको बीट में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा टोटल बीट। और हमेशा स्पीड जो है या तो बीट पर सेकंड होगा या मेगाबीट पर सेकंड होगा, बाइट में नहीं होता स्पीड। एमबीपीएस बोलते हैं ना, केबीपीएस एमबीपीएस क्या है, स्पीड में नापते हैं, स्पीड के लिए हम यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जैसे कि केबीपीएस है तो ये क्या है, किलोबाइट पर सेकंड, किलोबीट पर सेकंड है, ठीक है, बाइट नहीं यूज करना है इसके लिए। इसी तरीके से जब एमबीपीएस बोलेंगे तो मेगाबीट पर सेकंड, ये भी हो गया। अब इसी वर्ड को आप क्या कहें, दोहराते चलिए 1024 को। अब जैसे मैंने बोला कि मेगाबाइट, तो मतलब यहाँ पर 1024 केबी आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ का ये वर्ड 102 कॉमन चलेगा और ये वाला जो है रिपीट होगा इधर। देखिए सबसे पहले हमने बाइट लेकर आया, बाइट को यहाँ डाला तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट हो गया, तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, ठीक। हायरार्की है। इसके बाद क्या आएगा, हाँ जीबी आ जाएगा, गीगाबाइट, ठीक। यहाँ पर 1024 मेगाबाइट, फिर टेराबाइट, टीबी, टीबी में 1024 क्लियर। इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब देखिए मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो किसमें किसके लिए नोट करते हैं, जैसे मेरा जो हेडफोन है, हाँ उसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो अपन बोलते हैं कितनी जीबी की, तो यही वाला जीबी है। हाँ यही वाला जीबी। अब इसमें 2 वर्जन चल रहे हैं, देखिए इसमें भी 2 वर्जन चल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आपके पास पेन ड्राइव है, पेन कितने जीबी का है, 2 जीबी, 2 जीबी। स्टोरेज कितना मिला, और किसी के पास, आपको 2 जीबी स्टोरेज नहीं मिला, मेमोरी कार्ड है 124 भी आते हैं। हाँ। लेकिन जब भी आप मेमोरी से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस खरीदते हैं, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे मेमोरी माइक्रो एसडी कार्ड हो, उन सब में अगर आपने पे किया है 8 जीबी के लिए, तो 8 जीबी आपको मिला नहीं है स्टोरेज, ठीक। वहां पर मिला है आपको कम, जैसे कि 8 जीबी है क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। या 2 जीबी का है तो 2 जीबी में कितना आता है, 1.8 समथिंग आता है, और बाकी जो पॉइंट होगा बाकी जो है वो है ही नहीं आपकी मेमोरी में, तो मिलेगा कहाँ से। अब इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग वाले कैसे यूज किए, इंडियन में नंबर सिस्टम का बेस कितना है, कितने को लेकर चलते हैं, 1000 को लेकर चलते हैं ना। अब केजी कितना बोलते हैं, अगर मुझे 1 केजी बोलना है तो क्या बोलता है, 1000 ग्राम है, यही बोलता हूँ। जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कंप्यूटर में तो 1024 आता है। वही चीज मैं बोला ना, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, मतलब मैंने क्या बोला, 1 केजी बराबर 1024 बाइट। तो ये जो 24 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, अब ये सब में से 24 हटा दीजिए तो आपको यही मिलेगा। समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या, किसको बेस ले लिया, 1000 वाले को ले लिया, मतलब बेस 10 में उन्होंने बना दिया मेमोरी को, लेकिन नाम वही दे रहे हैं जो बाइनरी का है। बाइनरी के जो है, जैसे कि हमने बोला 2 जीबी, तो 2 जीबी में ये आएगा ना, कि यहाँ पर 1024 एमबी का एक हो रहा है, तो डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा कि 2 दी पावर कितना हो रहा है, जीबी में कितना हो जाएगा, 2 दी पावर 30 होगा, हाँ 2 दी पावर 30 हो रहा है। यहाँ पर कितना, 1 जीबी का, तो फिर 1 जीबी पड़ेगा तो फिर से 2 दी पावर 30 आएगा। फिर तो वो चीज उन्होंने ना करके 2 के पावर में ना लगा के उन्होंने किसके पावर में लगा दिया, 10 के पावर में लगा दिया। इसलिए जो 24 का जो रिडक्शन हो गया तो आपका मेमोरी कम, लेकिन आपने पे पूरा किया, बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने पे किया, आपको मिला डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए वैल्यूएशन आता है, और कोई रीजन में कन्वर्जन हो सकता है क्या, डेसिमल से बाइनरी? हाँ आ सकता है, हो सकता है कि कोई बहुत सिंपल टेक्निक बता दे रहा हूँ आप लोग को, जैसा तो आप लोग को पता होगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। जब जो 11011 ब्रैकेट 2 उसको बोलते हैं डेसिमल में बदलो, इसको चलिए ठीक है, आप ही लोग बताइए नंबर 111 111 का 011
ये है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पूछेगा इसको ऐसे, यही बोल रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर में आप पावर लिख दीजिए। अगर वो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो आप क्या लिखेंगे, टू दी पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मैं सब पावर में लिख देता हूँ पहले, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4, टू दी पावर 5, टू दी पावर 6 हो गया टोटल। ये तो आपका क्या जब 2 की पावर से होगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, तो उसका बेस कितना है, 2 है, इसलिए 2 के पावर में। जब यही डेसिमल नंबर होगा तो उसका बेस 10 होता है ना, तो 10 में चलते हैं। 8 भी होता है, 8 होता है, 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू दी पावर 0 मतलब जिसका पावर 0 मतलब 1, ठीक है। टू दी पावर 1 मतलब 2, ये 4 और ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 और ये 64। बस आपको इतना ही याद रखना है, हो गया। ये जो है 1 2 4 8 16 ये हो गया। इसी में आगे बढ़ेंगे तो 128 आएगा, 256 आएगा, 512 आएगा, 1024 ऐसे आते जाएगा। अब कितने नंबर दिए, अब इस नंबर में 0 वाले को छोड़ दो, 0 वाले को छोड़ दिए मतलब 8 छूट गए, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए। 0 जो है जहां जहां 0 रहेगा उसको छोड़ दो, तो ये 8 छूट गया, इसका इधर से मिला 64 32 16, अब इधर 4 2 1। अब उसमें को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका आंसर है। सर ये 2 की रहेगी और नंबर नहीं ये इस बेस में 2 है, आप उससे लिए नंबर के साइड में हो सकते इससे लिए ना, हां तो वो 2 की रहेगी और 2 नंबर ही रहेगा। बाइनरी में पूछा मतलब 2 ही रहेगा, वो इसको इसमें लाने के लिए नहीं मतलब ये पूछ रहे हैं कि 2 की जगह 3 भी हो जाए नहीं होगा, ये जो रहेगा ना बेस वही रहेगा। यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर है आपके पास 8 और 16 और ये जो 10 इधर हमने लिखा, बस इन 4 नंबर के अलावा कुछ नहीं रहेगा। 8 रहेगा तो 8 की पावर डालना है। हाँ 8 की पावर 16 है, 16 की पावर, लेकिन 10 है तो 10 की पावर नहीं चलता, उसका दूसरा सिस्टम है। तो ये इसके लिए है। इन सारे नंबर्स को किसमें लाना है, डेसिमल में लाना है। 2 है, 8 है, 16 है, तो बस पावर तो यही सिस्टम रहेगा, लेकिन बेस बदल जाएगा। अगर ये ऑक्टल नंबर में दिया है तो 8 से आप कर देंगे, अगर 8 मतलब पावर करें तो ऐसे ही मतलब 8 का पावर 0 फिर 8 तो वहाँ पर नंबर बदल जाएगा, ये नंबर नहीं देंगे, क्या बता रहे हैं ना उसका भी। तो मतलब आप ये समझिए कि 2 8 16 है, तो आपने क्या किया, ये 2 के जगह में 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। दूसरा चीज, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 और 0 है, इसलिए हमने बोला कि सबको जोड़ दो। बाइनरी नंबर में 0 होगा या फिर 1 होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो आप उसको जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहते हैं। अब मान लो कि मैंने बोला 126, अब इसको मैंने बोला ये 8 में है, इसमें है 8 में, आप इसको आपको 10 में लाना है। या अगर मैंने बोला कि A F और ये 16 में है, इसको लाना है आपको सॉरी 10 में, ये है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिंबल तो बढ़ गए ना, 8 का मतलब 0 से लेकर के 7 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर A to M या 0 से लेकर के F तक नंबर बदल गया ना आपका, इसमें ये समझ में आ गया। हाँ कर लेंगे इसको बाइनरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज करना था जिसको मैंने स्किप करा दिया वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। इसका डिटेल वर्णन जो है आपको क्या करना है कि 8 है पावर 0 हो गया प्लस 8 पावर 1, ठीक है, प्लस 8 पावर 2, 0 1 2 हो गया। अब पहले वाले का 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाले का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरे वाले का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं बोला, क्योंकि 1 1 ही है और 0 के साथ मल्टीप्लाई में 0 हो जाता तो मैंने उसको स्किप करा दिया बाइनरी में। लेकिन ऑक्टल में क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर नंबर के साथ में करना होगा। अगर मान लो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 से 0 ही आना है, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे कि 8 पावर 0 हो गया तो इसको आप 6 into 1 मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 into 8 हो जाएगा और यहाँ पर 64 होगा ना, ये
अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा रिजल्ट उसको जोड़ देंगे, तो आपका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट जाएंगे। पावर जीरो हमेशा राइट में है, इधर से आगे ऐसा बढ़ेंगे। क्लियर है? यही चीज आप यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर मैंने को दूसरा दिया a और f, तो यहाँ पर a का मतलब क्या होगा 10 होगा और f का मतलब 15 होगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो a का मतलब 10 है और f का मतलब 15 है। एक्चुअली में इसका बेस 16 है ना, तो बेस 16 है तो 0 to 9 तो नंबर हो गया आपके, 10 नंबर होगा। तो बाकी के सिंबल आप कहाँ से लाएंगे, तो हम इंग्लिश कैरेक्टर के यहाँ से लेते हैं a b c d e f, यहाँ तक। एक तो 10 गिनती है। हाँ, तो आगे क्या आता है, डेसिमल 10 आता है ना, तो इसलिए जब भी ऐसा कन्वर्जन आएगा AF लिखा है तो आप इसको क्या करेंगे, 10 गुणित 16 की घात 1 प्लस 15 गुणित 16 की घात 0, जो आएगा वो चलेगा। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस की इसको क्या बोलते हैं? ये तो सिंबल्स हैं उसके, कोई सिस्टम नहीं है। 8 वाले का ऑप्शन है हाँ, इसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? तो इसका बेस 16 है, इसका ऑक्टल का बेस 8 है और बाइनरी का बेस 2 है। ये हो गया यहाँ तक। अब वापस इस नंबर सिस्टम से आपने डेसिमल मिलेगा, डेसिमल से वापस लाना है तो आप एलसीएम वाला मेथड जो बोल रहे थे वो लगाना है। ये फॉर एग्जांपल ये जो है ना 1 to 6 नंबर जो है ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। अगर ये इसको आपको डेसिमल में ले जाना है या ऑक्टल में दिया है तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे, अच्छा जो बेस दिया है उसी से डिवाइड होगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 10 जाएगा, 1 10 जाएगा, ये कितना रिमेनिंग हो गया 4 बच गया। अब ये 46 हो गया, अब ये कितने टाइम जाएगा, हाँ कितना बचा 6, ये 5 टाइम गया और जो बचा 6 वो 6 तो कटेगा नहीं, तो हम उसको क्या देंगे, रिमाइंडर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, 6 बच गए, निकल गया अलग से। क्लियर है? फिर अब उसके बाद हमने 8 से इसको किया, कितने टाइम गया 1 टाइम गया, कितना बचा, ये हो गया। अब इसको हमने अगर वापस चाह तो फिर से कर दिए तो 0 टाइम आएगा 1 आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे, ऐसे 176 हाँ, ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट है। क्लियर? अगर कोई वैल्यू डेसिमल में दिया है, उसको ऑक्टल में लाना है तो ये उसका मेथड है। हेक्साडेसिमल में लाना है तो भी उसका यही मेथड है, बस जो बाद में हम रिमाइंडर लेते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर 0 से लेकर के 7 तक हम ले सकते हैं। जो मैंने साइड में लिखा ना नंबर जो नहीं कटे, वो नहीं कटने वाले नंबर में 0 से लेकर के 7 तक जा सकता है। हाँ, ये जो आया 176 में अब यहाँ पर आप 10 लगाएंगे, ठीक है। यही चीज अगर हेक्साडेसिमल होता तो 16 से डिवाइड करते, 16 से डिवाइड करते और जो बच जाते वो नंबर 0 to 9 और 8 to f, मतलब 10 11 12 13 14 15 भी बच रहा है तो उसको f लिख देते हैं वहां पर। क्लियर? और अगर बाइनरी होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें क्या लेते हैं 0 या 1 लेते हैं, उसमें 2 ही बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, तो उसको ऐसे करते हैं नीचे से ऊपर हम लिख देते हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है, वो एक बाइनरी नंबर बोलिए, ये मिटा दो, एक बाइनरी नंबर बोलिए कोई 1010 जी, एक मिनट। बाइनरी नंबर ना, हाँ बोलिए 1010 ये, अरे डेसिमल नंबर बोलिए, हाँ जिसको बाइनरी नंबर में 10, ठीक है, ये हो गया। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा पहला वाला, ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, पूरा कट गया, ये क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये वाला 5 टाइम जाएगा, ये वाला 6 टाइम जाएगा, फिर 0 हो गया। वापस इसको करेंगे 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा 0, फिर से ये और ये 4 टाइम जाएगा 0, यहाँ पर 3 टाइम जाएगा और ये वाला 2 टाइम जाएगा 0, वापस
इसको कोई शॉर्टकट को जैसे 2024 को एक बार उसको बदल सकते 2010 हाँ डायरेक्ट सिचुएशन तो डायरेक्ट आप फिर आपको बाइनरी मेथड से निकालना पड़ेगा। बाइनरीज है ना, अगर 1024 करना है तो आप उतने लिख दो। इसका बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप इसी पैटर्न पे जाएंगे तो आखिरी वाला बचेगा 1। उसको फिर से डिवाइड करेंगे 0 नहीं बस 1 बच गया ना, उसके बाद तो कुछ होएगा नहीं। तो आप उसको ऐसे नीचे से ऊपर लिख दो तो एक ही वन आएगा, बाकी सब 0 आ जाएगा। अब इसका सबसे अच्छा होता है कि अगर कोई डेसिमल वैल्यू है, टोटल 10 0 कोई डेसिमल वैल्यू है और उसका को क्या करना है, बाइनरी नंबर निकालना है, तो सबसे इसको मिटाओगे। देखो इसको दूसरा वैल्यू देना, ठीक है। आप क्या करो 1 2 4 6 8 16 32 64 कितने हो गए, 4 और 8। एक निबल उधर चला गया, एक निबल इधर आ गया, टोटल 8 बिट हो गए। अब आपको क्या करना था, जैसे कि मैंने बोला कि आपको 48 का निकालना है बाइनरी वैल्यू, ठीक है। तब क्या करेंगे, आप जोड़ दीजिए बस। 48 है, 64 बड़ा हो जाएगा, 32 आपने ले लिया, यहाँ पर 1 हो गया, बचा कितना, नहीं 48 है, 32 आपने ले लिया, 8 इधर बच गए, 8 उधर, 16 बच गए। अब 16 वाले को एक ठीक कर दो, बाकी सबको 0 लगा दो, हो गया 48। 5 0 ये आपका आ गया, ठीक है। मतलब करेंगे 48 वन कैसे आए का 48 डेसिमल में है, आपको बाइनरी नंबर में चाहिए, तो क्या करेंगे। अब इसमें देखो 48 है कहीं पर नहीं है, तो उससे करीब कौन है, 64 बड़ा हो जाएगा, छोटा कौन है 32, तो 32 के नीचे 1 लगा दिए, तो इस 1 का मतलब ये 32 हो गया। बचा कितना, 32 चला गया तो 16 बचा, तो 16 तो यहाँ पर डायरेक्ट है। मान लो कि मैं इसको 50 कर दिया, नंबर को बदल दिया 50 कर दिया, तो अब क्या है 32 चला गया, बचा कितना 18 बचा। अब 18 में से 16 चला गया, अब कितना बचा, 2 बचा, 2 के नीचे कर दो। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 50 होगा कि नहीं होगा, तो बाकी सबको 0 कर दो जो बीच में आ रहे हैं। ये उसका और शॉर्टकट, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो निकल जाएगा ये, ठीक है। तो चलो फिर कल हम इसको सिलेबस को आपका सर जैसे कि एप्लीकेशन से हमने वीडियो डाउनलोड किया, तो उस वीडियो को क्या हम अपनी मोबाइल की मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो की हाँ एक ऐप में चल, हाँ, बट आई वांट दैट दिस वीडियो शुड बी इन माय मोबाइल पर्सनल, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटर जब तक अलाउ नहीं करेगा आप नहीं कर सकते। जो डाउनलोड फैसिलिटी होती है ना, उसको विद इन ऐप रखा जाता है, जैसे कि यूट्यूब ऐप है। लेकिन सर जब हम वीडियो देखते हैं तो डाटा हमारा कट रहा है, हाँ सामान किसी बात पर हमको क्या करना है? तो अगर आप डाउनलोड करके रखते हैं तो चलेगा ऐप में ही। लेकिन उनके ऑलरेडी हाँ ना, जैसे अभी मैंने इनको वीडियो जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोड किया, एक तो मेरे बहुत पैसा लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वीडियो को मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर में नहीं ले पा, हाँ वो तो उस ऐप में ही चलेगा, और यदि मैंने उसको अनइंस्टॉल किया सब है सब है। तो कस्टमर लॉस है। ये इसको एक ना प्राइवेसी नाम से जोड़ दिए हैं कि हम उसको नहीं दे सकते करके। एक्चुअली बहुत सारे ऐप ऐसा करते हैं कि उसके जो कंटेंट है आप उसी का प्लेयर में देख सकते हैं, कोई दूसरे प्लेयर में नहीं देख इसको सकते। बोलते हैं ऐसा इंटरनल जो मेमोरी वो फुल है, हाँ आप इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। हाँ तो वो डाउनलोड होगा तो उसका स्पेस तो जाएगा ना, लेकिन आपको मैनेजर में नहीं दिखेगा वो स्पेस। चलो हमने आगे मेमोरी दूसरी लगाती है 124 की लगाई, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी? हाँ हो जाएगा, इस नहीं तरह होगी। मैं 2 दिन से लगाऊँ कोई नहीं। तो उसको रूट को डाइवर्ट करिए। मोबाइल वाला बोलते हैं कि आपको मोबाइल चेंज करना होगा क्योंकि आपकी इंटरनल भर चुकी है, आप इतना भी 64 का लगाओ मेमोरी हो जाएगा ही नहीं। जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना, जो डाउनलोड करते हैं वो फोन मेमोरी में जाते हैं, तो वो फोन मेमोरी को आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा
सेकेंडरी मेमोरी में जो आपने लगाया है आपका तो तो वो जाएगा। आप करवा दो। ये कल करते हैं इसको, नहीं मतलब प्रैक्टिकली मतलब हम लोग को शाम को मिलता कल यही करवा देते, कल में थोड़ा पहले आ जाए, ठीक है। वो क्या है, रीडायरेक्ट कर देंगे ना उसके लोकेशंस को, तो वो वहां जाने लगेगा। वरना बाय डिफॉल्ट जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड फोल्डर में जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ये बताना जो मतलब ये इसका आने के बाद फिर से जोड़ेंगे तो 50 आएगा, तो इसको मतलब 32 और 18 को जोड़ना है क्या? हाँ 32 और 18 जहाँ जहाँ बना है उसी उसी पोजीशन के वैल्यू को जोड़ना है। अच्छा मतलब 32, 16 और 2 हाँ तो 50 आएगा ना, 50। तब आ रहा है 50। तो ये बताता है कि ये 11 जो अब आप बाइनरी नंबर में किसी को बोलेंगे, आपको बाइनरी नंबर में 50 बोलना है किसी को, तो अब क्या बोलेंगे 110010। तो इस पूरे नंबर का वैल्यू 50 है। अगर आपको किसी को जहाँ जहाँ बनाया है उसको काउंट करना। हाँ तो जहाँ जहाँ जीरो है मतलब उसको हटा देना है, तो वैल्यू देखना है डेसिमल में। अब किसी को आपको मान लो बाइनरी में 3 बोलना है, तो अब क्या बोलेंगे 1, तो इसका मतलब 3 है डेसिमल में, बट बाइनरी में आपको 11 बोलना पड़ेगा। सर उधर की वैल्यू बढ़ेगी 50 में तो 120 बढ़ा सकते हैं। इधर बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। अब मान लो कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 256 है, अब मैं बोल रहा हूँ आपको 259 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला तो 256 यहाँ चला गया ना, अब बचा कितना, 3 की बचा, 3 बचा, तो हमारे पास 3 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, बाकी सबको 0 कर दिया, ये आपको निकल गया ना। अब इसी को आप क्या करते हैं, 259 है तो उसको आप करते 2 से डिवाइड करते जाते हैं, फिर 1 और 0 को नोट करते जाते हैं, सब बहुत लेंथी प्रोसेस है। सर जैसे 2 डिवाइड होगा ही नहीं, 259 में होगा 259 होगा 259 लास्ट में 1 बचेगा, एक मतलब वही है, 259 डिवाइड की 259 यहाँ पर है, तो क्या जाएगा ये 258 तो डिवाइड होगा, 258 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बचा कितना 1, अब उसी 1 को तो साइड में लिखना है, तो हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, ठीक ठीक। अच्छा मैं फिर से हाँ, तो वो आपका 10 तो मतलब ये बहुत लेंथी प्रोसेस है ना, कि यहाँ ऊपर से करते करते नीचे जा रहे हैं, जहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तब आप रोक रहे हैं। उससे अच्छा है कि आपने ऐसा लिस्ट बना दिया टेबल को, बस ये याद रखिए। और अगर बाइनरी से डेसिमल में दिया है, बाइनरी से डेसिमल में दिया है तब तो और आसान है। अगर डेसिमल बाइनरी से उसने क्या किया, डेसिमल पूछा या डेसिमल से बाइनरी, तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये बस चार्ट ये नंबर को जैसे इसका आंसर है 1+011 ब्रैकेट 2। हाँ यहाँ पर देखिए ये पहला वाला 1 है, बाकी दो जो 1 है और ये 259 ना, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक और है नहीं 256 चला गया है ना, 3 बचा, 2 में देख यहाँ चला गया, तो नंबर अब जीरोस काउंट करना है तो यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 जीरो आए, ठीक है। और इसको हटाने के नहीं तो अब ये अब उसके बाद इसको समराइज करके लिख दीजिए 1 6 बार 0 बीच में फिर 1 1, ये 259 हो गया। ये तो बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। चलिए फिर चलते हैं।